सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय का जो है मैं आपको राजन और पवन सीरीज मैंने आपको बोला था कि पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा। तो राजन सीरीज जो है आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, सब कुछ मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। जितने भी आपके राजन सीरीज का नया सीरीज जो 2024 संस्करण का है उसके सभी बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब कुछ मैंने सॉल्व करा दिया है। एक एक प्रश्न आपको बहुत ध्यान से इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। सभी क्लासेस का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजन सीरीज आप कंप्लीट कर लीजिए और आज के क्लास में हम देखिए आपका ये है नया संस्करण का पवन सीरीज, इसको हम स्टार्ट करेंगे और ये 2024 का आपका 2024 संस्करण का है। और इसमें देखिए जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। कुछ प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वो आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए मिलेंगे, लेकिन वह अच्छा है कि आपकी प्रैक्टिस जो है उन प्रश्नों को दोबारा हो जाएगी। तो जिसने वहां प्रैक्टिस नहीं की थी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेगा। देखिए आपको 5 प्रश्न 2023 के मिलेंगे परीक्षा के, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको पहला प्रश्न, और इस तरीके से पवन सीरीज भी मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो पवन सीरीज भी पूरा आप देख के जाइएगा। आपका एग्जाम अब नजदीक है तो अधिक से अधिक अभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइक शेयर आप लोग करते रहिए। अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हम आपका देखते हैं। पहला ही प्रश्न आपका क्या है, गुणनखंड का है पहला प्रश्न। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चर भी है और कांस्टेंट भी है, अचर भी है, ठीक है। यानी कि दोनों संख्याएं आपको इस तरीके से, यह एक आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये आपका 4 पद जो है वह जुड़ रहे हैं कि एक्स क्यूब का पद है, दूसरा 2x स्क्वायर है, तीसरा 5x है और फिर चौथा धन 10 है। कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होता है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता। 10 का मान हमेशा 10 ही रहता है। जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका मान हमेशा वही रहता है। अब इसका गुणनखंड आपको करना है। तो गुणनखंड करने में क्या करना होता है, गुणनखंड करने में जो भी पद दिया है यहाँ पे जोड़ के रूप में दिया है उसको हमको गुणे के रूप में बना लेना होता है। जैसे कि आपका ऑप्शंस में दिया है, ये सब क्या देख रहे हैं आप, दो चीजों का गुणा हो रहा है, दो चीजों का गुणा हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको इसको बना लेना है और देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही है, ऑप्शन वही लगा देना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए पहला पद है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ठीक। अब देखिए कि क्या कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे जब हम इसको गुणे के रूप में कैसे लाते हैं, इसको गुणे के रूप में लाने के लिए हमको कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए x 3 बार आया है, यहाँ x 2 बार आया है गुणे के रूप में। तो x 2 बार कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों पदों से। अब यहाँ 3 बार था गुणे के रूप में तो एक x जो है वह बच जाएगा और धन 2, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 10 है। तो x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x यहाँ है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए संख्या है 5, यहाँ पे 10, तो 5 का ही गुणांक 10 होता है। तो 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा धन 2, 5 दूनी 10 होता है तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप, ये अब 2 पद हो गया। आप समझ पा रहे हैं कि एक ही जगह जोड़ का निशान है और ये एक पद है, एक पद ये है। और इस पद में देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणा x धन 2 में हो रहा है, फिर धन इस दूसरे वाले पद में क्या हो रहा है, 5 का गुणा x धन 2 में हो रहा है। तो आप देखेंगे कि x धन 2 यहाँ भी है, x धन 2 यहाँ भी है। तो इस x धन 2 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे धन 5। तो ये देखिए एक ब्रैकेट में हमको x धन 2 कॉमन मिल गया, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर धन 5। तो चाहे x स्क्वायर धन 5 गुणे x धन 2 लिखा हो, इसको इस प्रकार से भी लिख ही सकते हैं। गुणे में आपको पता है
जब गुणा होता है तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका जो ऑप्शन बा में आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर धन 5 गुणे एक्स धन 2, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बा यहाँ पे लगा दीजिएगा। बिल्कुल 1 नंबर इस तरीके से आपके परीक्षा में 2023 में बिल्कुल आसानी से आप कर लेते। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आ गया आपका लॉग का। अब लॉग के कुछ नियम होते हैं, अगर वह आपको पता होंगे तो बहुत ही सरल आपके लिए यह प्रश्न बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है log 3 के पावर x धन 2 बेस a बराबर log 243 बेस a, तो x का मान है। अब बता रहा है कि यह जो log है वह इसके बराबर है, तो यहाँ पे जो घात में x है इसका मान क्या होगा यह आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम जब कंपेयर करते हैं इस तरीके से तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए log 3 के पावर x धन 2 a बराबर log a बेस है और 243 है log में। अब इसको देखिए किस प्रकार से कंपेयर किया जा सकता है। इसको देखिए यहाँ पे एक तो संख्या है उसके घात में है और ये log में है। तो अब हम लोग देखिए जब भी कंपैरिजन करते हैं, जैसे अभी घात का कंपैरिजन करना हो, कहीं पे लिखा हो a के घाते m और ये बराबर है a के घाते n, तो यह एक आपका फॉर्मूला होता है, यह आपका एक नियम होता है कि अगर आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है और घातें अलग अलग लिख रहा है तो घातों का भी जो मान होता है वह समान हो जाता है। इस तरीके से घातों का जो मान, अगर आधार समान है और संख्याएं बराबर है तो घात भी समान हो जाते हैं, यानी कि m और n का मान समान होगा, m बराबर n हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसी फॉर्म में हम लोग लेकर के आने की कोशिश करते हैं इसको। अब देखिए log 3 के घाते x धन 2 और बेस a, अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, log 243 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 243 को भी अगर हम 3 के घात के रूप में लिख पाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जानते हैं नियम कि अगर आधार सेम होता है तो घातें भी समान हो जाती हैं। तो 243 को आप कितना लिख सकते हैं, 243 को कितना लिखा जा सकता है 3 के घात में, यह देखने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 8 24 और 1, फिर 3 से भाग देंगे तो 2 और 7, फिर 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 3, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 3 का अगर 5 बार गुणा कर दिया जाए तो 243 हमको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के घाते 5, 243 को लिखा जा सकता है 3 के घाते 5। बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपने निकाल लिया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए लॉग इनवर्स ले लीजिए। अब यहां से हमको लॉग हटाना है दोनों तरफ से, तो लॉग इनवर्स ले लेंगे, लॉग दोनों तरफ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 के घाते x धन 2 बराबर 3 के घाते 5, और आधार समान है, बीच में समता सूचक चिन्ह बराबर का चिन्ह है, इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 = 5। घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, तो x धन 2 बराबर 5, तो धन 2 को बराबर के उधर भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 - 2, यानी कि x का मान 3। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू आ गई वह 3 आ गई। ऑप्शन आ जो हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से आप लॉग का प्रश्न हल कर लोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, बस आपको नियम पता होने चाहिए और आप एक एक चीज को देखो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे चीजें जुड़ रही हैं, कहाँ पे गुणा हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। एक स्टेप आप आगे बढ़ाओगे तो दूसरा स्टेप जो है वह आपको क्लिक कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अब देखिए यह आपका प्रश्न, यह भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न आपका पिछले वर्ष में। अब देखिए कि एक कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल है वह 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन है। अब जिस कमरे में आप हो उस कमरे को इमेजिन करो,
इस कमरे का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको लंबाई का चौड़ाई में गुणा करना होगा। तो इसी तरीके से यहां पे आप समझिए कि अगर आपको कमरे का आयतन निकालना है, देखिए कमरे का आयतन जो होगा, कमरे का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होगा कमरे का आयतन। अब हमको दिया क्या है, फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि हमको जो फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है यह कैसे आया होगा, यही लंबाई गुणे चौड़ाई से आया होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान यहाँ पे हमको मिल गया 48 वर्ग मीटर। ये आपको समझना है, यही मुख्य चीज है कि जो कमरे का, जिस कमरे का आयतन पूछ रहा है उसी कमरे का क्षेत्रफल दिया है, और उस कमरे का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमको 48 वर्ग मीटर दिया है। तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह रखेंगे 48 सीधे, और गुणे ऊंचाई हमको कितना दिया गया, ऊंचाई 5 दिया गया है। तो 48 पच्चे 240, और ये आपका सब कुछ मीटर में है, और ये आयतन आप निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब लिख लीजिए या घन मीटर लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब में दिया गया है, मीटर क्यूब लिख लीजिए, और ये 240 मीटर क्यूब, ऑप्शन सा जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हमने हल कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या 4, करनी में 2/5 का घातांकीय रूप है। अब किसी भी करनी को घातांकीय रूप में बदलना होता है तो करनी की जितनी घात होती है वही आप संख्या या जो भिन्न दिया गया उसकी घात में वही घात 1 के बटे के रूप में लिख दीजिए। यानी कि यहीं पे अगर कहीं पे लिखा है करनी में a लिखा है और करनी की घात n लगी है, तो इसको लिखा जाता है a के घाते 1/n। समझ में आ रहा है, 1 के बटे में n आ जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार यहां पे जब करनी की घात नहीं दी गई है, करनी की घात यहां पे आपको दी गई होगी, आप देखिए सीरीज में, हाँ तो अब देखिए आपके सीरीज में भी इन्होंने यहाँ पे करनी की घात नहीं लिखी है, लेकिन ऑप्शंस में देखिए 6 आ रहा है, और जो प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में उसको आप देखेंगे तो उसी दिन परीक्षा जो प्रश्न पत्र आपका आया था 2023 में मैंने उसी दिन सॉल्व कराया था। तो यहाँ पे जो आपकी घात रहेगी वह 6 रहेगी। इस प्रश्न को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा, जो मैंने सॉल्व कराया है, उनको पता होगा कि यहाँ पे 6 रहेगा। तो प्रश्न जो आपसे पूछा गया था उसमें कर्ण की घात जो है वह यहाँ पे 6 दी गई है। जब 6 दी गई है तो आपको पता है कि ये 2/5, और फिर इसको अब क्या लिखा जा सकता है 1/6। तो यही हो जाएगा आपका 2/5 के घाते 1/6, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में आ में ही आपको दिया गया है 2/5 के घाते 1/6। तो इस प्रश्न में ही करेक्शन है। यहाँ पे आपके सीरीज में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। बाकी आपको मैंने रूल बता ही दिया, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। अब इसके बाद देखिए आपका प्रश्न संख्या 5 आता है, सेट का क्वेश्चन है, समुच्चय का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि यदि a = x सच दैट x ऐसा है कि x विषम संख्या है और x जो है वह 3 से बड़ा और 3 के बराबर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब बड़ा और बराबर, ठीक है। अगर केवल यही लिखा होता तो केवल बड़ा बोलते, अब यहाँ पे ये लग गया तो ये बराबर भी हो गया, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप प्रश्न को अच्छे से हल कर पाओगे। जैसा कि यहाँ पे अब ये a एक समुच्चय तो आपको दे रहा है, लेकिन एक जैसे b लिख के दिया है कि ये b समुच्चय है जिसमें 2 3 5 6 7 8 आ रहे हैं, तो ऐसा आपको a के बारे में नहीं दिया है। a के बारे में बता दिया है, बस a के बारे में बस आपको व्याख्या दे दिया है कि a के पद ऐसे हैं, a में आने वाले जो समुच्चय, a में आने वाले जो पद हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं,
वो ऐसे हैं कि इसके जो पद हैं वह ऐसे हैं कि x एक विषम संख्या है और x जो है वह 3 से बड़ा और 3 के बराबर है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे कि आपकी विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से ये चलता जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 से बड़ी संख्या है, तो 3 से बड़ी है 3 के बराबर, तो 3 को भी लेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 हो गया, देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसी तरीके से इसने ये नहीं कहा है कि कहीं पे रुकना है, कहीं पे बस बोला है कि 3 से बड़ी और 3 के बराबर विषम संख्याएं हैं। तो मतलब सारी विषम संख्याएं जो हैं इसके बाद 13 के बाद 15, 17, 19, 21 ये सारी संख्याएं आती रहेंगी इस तरीके से इंफिनिटी तक। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है कि बी ऐसा है कि 2, 3, 5, 6 से 6, 7, 8 हो तो b माइनस ए है। b माइनस ए का मान आपसे पूछ रहा है। तो अब b आप लिख लीजिए, यहाँ पे b कितना है? b है आपका 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ये आपके b के पद हो गए। अब आपसे पूछ क्या रहा है? b माइनस ए, और यहीं पे लिख लीजिए आप a माइनस बी। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मैथ में, गणित में 5 में से आप 2 घटाते हो तो 3 आता है और 2 में से 5 घटाते हो तो -3 आता है। वैसे यहाँ पे भी ये चीजें अलग हैं। ठीक है, तो इसको एक मत समझिएगा, b माइनस ए और a माइनस बी को, दोनों अलग अलग रिजल्ट देते हैं। अब ये क्या रिजल्ट देता है, ये आपको क्या बताता है? देखिए, एक समुच्चय में से b क्या है? अपने आप में एक सेट है, समुच्चय है, और उसमें से घट रहा है दूसरा a समुच्चय। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, कहीं आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी आप भूलोगे नहीं। तो सुनिए, अब देखिए b समुच्चय में से कुछ घट रहा है। क्या घट रहा है? a समुच्चय। ठीक, तो यहां पे भी एक समुच्चय आएगा। जब b में से a घट जाएगा तो ये आपको b माइनस a एक समुच्चय प्राप्त हो जाएगा, और ये समुच्चय जो प्राप्त होगा वह इसी b के पदों से, उसमें केवल जो है b के पद ही, b के कुछ पद घट जाएंगे और बाकी b ही रहेगा। ये समझ लीजिए, जो पहले आ रहा है वह क्या होगा? b। ये समझ लीजिए कि b समुच्चय ही रहेगा, इसमें के कुछ पद जो होंगे, जो a में होंगे, वह हट जाएंगे। अब समझिए, b में क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये b आपका समुच्चय है, और माइनस a मतलब कि b में से ऐसे पद आप हटा दीजिए जो a में आ रहे हों। ठीक है, तो b में से हमको ऐसे पद निकालने हैं, b हमारा ये है, और a में जो जो आ रहा है, a के जितने पद हैं आप b में से निकाल दो। यही कह रहा है कि b समुच्चय आप ले लो और जितने a के पद b में आ रहे हो आप निकाल दो, वही आपका b माइनस a हो जाएगा। तो देखिए, अब b माइनस a क्या होगा? b में देखिए 2 आ रहा है, a अगर यह 2 जो है वह a में आ रहा होगा तो ये 2 जो है वह हट जाएगा। तो यहां देखिए b में 2 है, क्या a में कहीं 2 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये इसी तरीके से लिखाएगा, ये पद बच गया, नहीं तो घट जाता। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद देखिए b में 3 आ रहा है, तो क्या a में 3 है? हाँ, a में 3 है, तो 3 से 3 घट जाएगा, 3 निकल जाएगा, क्योंकि हमको इस b में से ऐसे पद हटा देने हैं जो a में आ रहे हों। तो 3 जो है वह हट जाएगा। अब देखिए 5 भी a में है, 5 भी हट जाएगा। 6 कहीं नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्याओं का है, 6 सम संख्या है। इसी तरीके से 7 भी हट जाएगा और बचेगा क्या? 8। तो इस तरीके से ये जो समुच्चय आ जाएगा b माइनस ए, ये आ जाएगा 2, 6 और 8, जो कि आपके ऑप्शन दा में दिया गया है। और परीक्षा में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा जानकार आपको बनना पड़ेगा, तब आप सॉल्व कर पाओगे। अब
इसके साथ आप देख लीजिए a माइनस बी भी आप देख लीजिए। a माइनस बी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए यहीं पे a के सभी पदों में से ऐसे पद निकाल देने हैं, a समुच्चय में से ऐसे पद निकाल देने हैं जो b में आ रहे हों। तो देखिए b में क्या आ रहा है, जैसे a में 3 5 7 9 11 13 है, अब इसी a में से घटना है तो b में 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 5 7 घट जाएगा और 9 11 13 15 इसी तरीके से ये समुच्चय चलता रहेगा। ठीक है, तो ये समुच्चय a माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। देखिए ए ऑप्शन में ही आपको फंसाने के लिए दिया था, अगर आप a माइनस बी कर देते तो ये आप गलत ऑप्शन लगा करके चले जाते। ठीक है, तो दोनों अंतर यहाँ पे आप समझ गए, ये अंतर भी समझाते मैं आपको चल रहा हूं। ठीक है, मैंने राजन सीरीज सॉल्व कराया, वहां भी आपको बताया, यहां भी बता रहा हूं। देखिए समय थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दे दीजिए। ठीक है, अभी से अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, अभी से आपके मित्रगण पढ़ लें और हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा जो है आपको कंटेंट दे पाए, अच्छे से अच्छे आप सभी लोग सोच पाए। और बाइलिंगुअल में लेकर के चल रहा हूं कि आप अगर चाहे हिंदी माध्यम से पढ़े हो चाहे इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हो, आपको दोनों ही तौर पे समझ में आएंगी यहाँ पे चीजें। अब देखिए log 81 बेस 3 बराबर 4 घातांकीय रूप है, इसको घात के रूप में परिवर्तित कर देना है, बस कुछ नहीं। log कहीं पे लिखा होता है, अगर देखिए log कहीं पे लिखा हो, कहीं पे अगर इस तरीके से लिखा होता है a के घाते m बराबर n, ठीक ये लिखा होता है, तो देखिए जो बेस होता है वह बेस में आ जाता है, a बटे में आ जाता है, ये जो n होता है यहाँ log में अंदर आ जाता है और घात जो होती है वह इधर चली जाती है। ठीक है, यही आपका लॉगरिथमिक रूप बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब लॉगरिथमिक रूप में आपको दिया है तो आप घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पे बेस है, जो आधार है वही आधार बनेगा, 3 को लिख दीजिए। अब इसके बाद घात आपकी किधर होती है, यहाँ बराबर के इधर, 3 के घाते 4 लगा दीजिए और बराबर ये जो यहाँ पे लिखा है log में बराबर 81, यही आपका घातांकीय रूप भी हो जाएगा। ठीक है, और 3 का आप 4 बार गुणा करोगे तो आपको 81 मिलेगा भी। ठीक है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 के घाते 4 बराबर 81। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 7 है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वह 3 गुना हो जाएगा। अब साधारण ब्याज की दर से कोई जो आपका धन है, मान लेते हैं मूलधन जो है वह P है। ठीक है, प्रिंसिपल P है हमारा। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं PRT/100, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही फॉर्मूला लगाते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट देखिए बोल रहा है कि 5 वर्ष में जो है वह धन 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि जो मूलधन P था वह 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 5 वर्ष बाद 2p हो जा रहा है, यह p 5 वर्ष बाद 2p हो जा रहा है, यानी कि इस 2p को आप क्या लिख सकते हैं, p प्लस p लिख सकते हैं। ठीक, अब 5 वर्ष बाद धन 2 गुना हो गया, तो धन में क्या है, मूलधन है और ब्याज होता है, तो मूलधन तो हमारा p ही है और ब्याज हमारा क्या है, ब्याज भी हमारा p हो जा रहा है। मान लेते हैं कि 100 रुपए आपने किसी को उधार दिए थे 5 वर्ष के बाद लिए, और 5 वर्ष के बाद वह जो है आपको धन दुगुना हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए तो आपके हैं ही और 100 रुपए आपको ब्याज मिल गए 5 साल के, और आपका जो धन है वह अब 200 का हो गया है। ठीक, ये समझ गए आप। अब इसके बाद बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद आपका ये जो धन है वह 3p हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना होने के लिए क्या होना चाहिए, ये देखिए आपका मूलधन p होना चाहिए और उसमें 2p जो है वह ब्याज होना चाहिए। ठीक, अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए, इसको इतना लिखा जा सकता है p धन p 3p को, यानी कि अब 300 रुपए होने में कितना समय लगेगा। देखिए आपने 5 साल में 100 रुपए ब्याज कमाया,
तो उसी दर से तो सब कुछ तो वही है, वही मूलधन भी है आपका, वही दर भी है, तो वही समय भी लगेगा, 5 साल और लगेंगे। यानी कि 5 वर्ष बाद आप यहाँ पे पहुंचे 2p पे, तो 5 वर्ष और लगा करके आप 1p का ब्याज और कमा सकते हैं, 100 रुपए ब्याज और कमा सकते हैं, और आपका धन जो हो जाएगा वह 300 हो जाएगा। तो इसी तरीके से कितना वर्ष, 5 वर्ष इधर लगा, 5 वर्ष इधर लगा, 10 वर्ष, इस तरीके से वह धन 3 गुना जो हो जाएगा वह 10 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए कि कितने समय में, वह मान लेते हैं कि कितने समय में आपका जो धन है वह 3 गुना हो जाएगा। यह निकालने के लिए पहले यहां से हम लोग निकाल लेते हैं कि 5 वर्ष में, देखिए 5 वर्ष में हमको पता है, 5 वर्ष में हमको पता है कि P ब्याज आ जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो P ब्याज जो है आ जा रहा है, तो ये R नहीं हमको पता है, T समय कितना लग रहा है 5 वर्ष और बटे 100। अब यहां से देखिए R आसानी से निकाला जा सकता है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 100 को उधर भेज देंगे तो ये P गुणे 100 हो जाएगा, और इस P और 5 को इधर भेजेंगे तो बटे में गुणे के रूप में हो जाएगा। देखिए P से P कट जाएगा और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20% आ जाएगा। R की दर जो है वह 20% आ गई। तो अब कितने समय में जो है आपका यह 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 गुना लिखने के लिए आप लिखेंगे 3p, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा PRT/100, और ये इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, इंटरेस्ट 2p मिलेगा। जब आपका धन 3p हो गया है, जिसमें मूलधन p है, तो बचा कितना 2p, यानी कि इंटरेस्ट आपको 2p मिला, और p और r आपका 20 है, समय आपको निकालना है t और बटे 100, और यहीं से लिख सकते हैं t बराबर समय बराबर लिख सकते हैं, सबको इधर भेज दीजिए, 100 का गुणा हो जाएगा ऊपर, 2 गुणे p गुणे 100 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा p गुणे 20। तो देखिए p से p कट जाएगा, और इस 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में, और 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 वर्ष जो है वह समय लगेगा। चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, फॉर्मूले से निकाल लीजिए, चाहे इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचेंगे तो आपका बहुविकल्पी प्रश्न ही है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सोल्यूशन लिख करके ही देना है। अगर आप इतना सोच पा रहे हैं, बहुत ही आसान है सोचना, इतना तो आप दिमाग लगा ही लोगे, तो इतना अगर आप सोच पा रहे हैं तो आप सिंपली 10 वर्ष उत्तर लगा करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर आपका तुरंत तैयार। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 फिर से आपका यह एक गुणनखंड का प्रश्न है। गुणनखंड पहला ही प्रश्न आपने देखा था, गुणनखंड में हम क्या करते हैं, जितने भी पद जोड़ में लिखे होते हैं उनको गुणे के रूप में हम कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे देखिए आपको x² कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे -a कॉमन मिल जाएगा बाद के 2 पदों में। तो पहले 2 पदों में x² कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा p², और फिर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे c², तो आ गया c², और फिर यहाँ पे -a अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखिए -ac² में से -a कॉमन आ गया, तो बचा क्या c², और फिर यहां से देखिए -a कॉमन हो जाएगा तो +p² बचेगा। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस पद में, तो +p² यहाँ पे आएगा। अब देखिए p² + c² यहाँ ब्रैकेट में है, और वही यहाँ पे भी है p² + c², तो p² + c² कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा x² और यहाँ पे बच जाएगा -a। तो एक ब्रैकेट में हो गया p² + c², और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा क्या, x² - a। यहाँ पे देखिए प्लस दिया है, गलत हो जाएगा, x² - a। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन आ। एक ब्रैकेट में p² + c², दूसरे ब्रैकेट में x² - a। ठीक, ये प्रश्न आप समझ गए आसानी से। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्या 9 है हमारा, यदि a
एक समुच्चय ऐसा है कि उसके पद ऐसे हैं कि सम संख्याएं हैं और x जो है सम संख्याएं हैं और 9 से छोटे हैं, और b दिया गया है तो b माइनस a निकालना है। तो आसानी से पहले a को आप लिख लीजिए। a में देखिए x एक पद ऐसा है कि x जो है वह सम संख्या है और 9 से छोटा है। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से कटती हैं। तो देखिए 2 अपने आप में एक सम संख्या है, 2 के बाद 6, फिर 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, और इसके बाद देखिए इसके बाद 8 के बाद अगर हम 10 पे जाते हैं तो 10 जो हो जाएगा 9 से बड़ा हो जाएगा, जबकि हमको x जो है वह 9 से छोटा ही रखना है। तो 8 तक हम रख सकते हैं, 8 से बड़ा जाएंगे तो 10 मिलेगा सम संख्या जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा a समुच्चय का पार्ट नहीं होगा 10। ठीक, यहीं 8 पे रुक जाएंगे। अब इसके बाद देखिए b जो है, b के जो पद हैं वह 7, 3 और 4 और 8। तो यहां पे हमको निकालना है b माइनस ए। अब b माइनस ए में ऐसे पद आते हैं, b के सभी पदों को हम लिखेंगे और ऐसे पदों को हटा देंगे जो a में आते हैं। तो b में देखिए आ रहा है 7, क्या a में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो 7 लिखा जाएगा। और फिर b में देखिए 3 है, तो क्या 3 a में है? नहीं है, तो 3 भी रख लीजिए b माइनस ए में। अब देखिए b में 4 है, तो क्या a में 4 है? हाँ है, तो 4 हट जाएगा। और इसी तरीके से 8 देखिए b में है, क्या a में 8 है? तो हाँ 8 घट जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या? 3, 7 कामा 3, यानी कि b माइनस ए समुच्चय जो हो जाएगा, b समुच्चय में से ऐसे पदों को निकाल दिया जाए जो a में से जो a में आ रहे हो, तो हमको b माइनस ए मिल जाता है। b माइनस ए 7 कामा 3 ऑप्शन सा में दिया गया है, ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10 है हमारा। क्रमशः 5 सेमी, 3 सेमी त्रिज्या के 2 वृत्त, केंद्र के बीच की दूरी 10 सेमी, तो उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? आप समझिए कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, और एक वृत्त हमारा है जिसकी जो त्रिज्या है वह 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक, और बोल रहा है कि दोनों का जो केंद्र है O1 O2 बोल देते हैं इसको, इसके बीच की जो दूरी है वह 10 सेंटीमीटर, यानी कि O1 से अगर हम O2 चले जाएं, इन दोनों को मिला दें, तो ये जो पूरी दूरी है वह 10 सेंटीमीटर है। यानी कि ये कितनी दूरी हो गई होगी? 5 और 3 8, और ये बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर होगी, तभी तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर बता दिया है। तो बोल रहा है कि उन पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब 2 वृत्त दिया है और दोनों की स्पर्श रेखाएं पूछ रहा है, मतलब कॉमन कितनी स्पर्श रेखाएं, तो बोला उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं। इसका मतलब समझिएगा कि मतलब एक वृत्त पे तो आप बहुत सारे बिंदु हैं, मतलब कि अनंत बिंदु हैं, उन अनंत बिंदु पे भी आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है कि दोनों वृत्तों पे एक साथ स्पर्श रेखा हम कितनी खींच सकते हैं। तो देखिए 2 स्पर्श रेखाएं इस तरीके से आप खींच लोगे ये, और 2 स्पर्श रेखाएं अभी और खींची जा सकती हैं। अगर आप इमेजिन कर पाओ तो कर लो, नहीं तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देखिए एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से आएगी और इसको टच करते हुए और इसको टच करते हुए निकल जाएगी। तिरछी बन गई है, लेकिन आप समझिए कि ऐसे सीधे आएगी और ऐसे टच करते निकल जाएगी, और एक स्पर्श रेखा ऐसे इधर से इसको और इसको टच करते निकल जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन आप बनाओगे, आप ऐसा देखोगे तो मतलब पॉसिबल है कि बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो रेखाएं हो जाएंगी 2 इस तरीके से और 2 इस तरीके से, मतलब टोटल 4 स्पर्श रेखाएं जो होंगी वह पॉसिबल होंगी। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है। एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 1/4 का गुणनखंड है। अब एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 1/4, अब देखिए इन दोनों में तो कुछ हम कर नहीं सकते। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर,
और एक को एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यूब भी लिख सकते हैं, एक को तो कुछ भी लिख दीजिए, घात कितनी भी लगा दीजिए, लेकिन यहाँ हमें जरूरत है घात 2 की, तो 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए अभी तक यहाँ हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम देख रहे थे कि कहाँ हम क्या किस पद में क्या कर सकते हैं। गुणनखंड करना है तो गुणनखंड आपको पता है कि दो चीजों के गुणे के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, आप 3 पद दिए गए हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, बीच वाले पद को तोड़ सकते हैं या फिर सर्वसमीका के मदद से इसको होल स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि 3 पद हैं, पहला पद स्क्वायर और तीसरा पद स्क्वायर, और बीच वाला पद को हमको देखना है। तो चलिए इसको आप देख लीजिए कि ये होल स्क्वायर के रूप में बन जाएगा कि नहीं। देखिए आप a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है आप सभी को पता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमको a स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है। a स्क्वायर की जगह क्या मिल रहा है, x का स्क्वायर, यानी कि a की जगह x मिल रहा है, और b स्क्वायर की जगह मिल रहा है 1/2, ठीक, का स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है हमको। अब 2ab, देखिए अगर यहाँ पे इसको 2ab के भी रूप में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसको लिखिए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, ठीक, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए a की जगह है x, b की जगह है 1/2 और 2ab की जगह देखिए क्या आ रहा है 2 इंटू बी इंटू ए, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे 1/2, यहाँ पे देखिए एक x था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो एक था, और इसी एक को हमने 2 गुणे 1/2 लिख दिया। तो अब ये देखिए पूरा फॉर्म में आ गया है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। पूरे इसी सर्वसमीका से बहुत ही आसानी से हमने इसको होल स्क्वायर बना दिया, होल स्क्वायर के रूप में है ये। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन सा में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है आपका। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या 12 है, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य देखिए दे दिया गया 3 है, समांतर माध्य बराबर होता है जितने पद दिए हैं उनका योग बटे पदों की संख्या, यही आता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य 3 हमको दिया है, तो समांतर माध्य की जगह 3 रख दिया। अब 3 का तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 धन 3 धन x बराबर 3 गुणे 3 यानी कि 9, और x बराबर हो जाएगा 2 धन 3 5, और 9 में से 5 घटा लीजिए, तो x का मान कितना आ गया 4, यानी कि जो तीसरा पद होगा यहाँ पे इसका मान कितना आ गया 4। तो ऑप्शन आ में दिया है 4, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान प्रश्न। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, 2/x ऋण 1 धन 3/1 ऋण x का मान होगा। ये देखिए यहाँ पे बीजीय व्यंजक चर भी आ रहा है, और जो पद लिखे गए हैं वह भिन्न के, यहाँ भिन्न के रूप में लिखा गया है, और जोड़ हो रहा है। देखिए भिन्नों का जोड़ हम कब कर पाते हैं, जब हर समान होता है। अब हर में देखिए यहाँ x - 1 है और यहाँ पे 1 - x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2/x - 1, और इसको अब आप क्या करिए धन ऊपर नीचे माइनस का गुणा कर दीजिए। देखिए 3 आपको पता है कि भिन्न में हम क्या करते हैं, भिन्न में किसी भी संख्या से, किसी भी भिन्न में अंश और हर में अगर हम समान संख्या से गुणा कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पे हम -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तब -1 से ऊपर नीचे जब हम गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा -3, तो ये धन चिन्ह को हम माइनस कर देते हैं -3, और नीचे माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये -1 और ये +1 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं x - 1, ठीक है। तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करने के बाद देखिए क्या हो गया, ये जो 1 - x था ये x - 1 हो गया, और ये जो प्लस चिन्ह था वो माइनस हो गया, ठीक।
तो कोई अंतर आया नहीं, बस हमने माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो आगे ये हमारा हो जाएगा 2 बटे पूरे के बटे। देखिए अब हर जो है x माइनस हमने हर समान किया है, x माइनस 1 दोनों जगह आ गया, तो लिख दीजिए x माइनस 1 पूरे के बटे में, और यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे -3, 2 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 में से 3 घट जाएगा तो -1 बटे x माइनस 1। ये देखिए ऑप्शन में आपको मिल रहा है कहीं, तो -1 बाई x माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको अगर चाहता ये डायरेक्ट ऑप्शन में ना लिख करके -1 हटा देता, 1 बटे 1 माइनस x भी लिख सकता था, ऑप्शन में ये ना दे करके ये भी दे सकता था। ठीक है, तो ये भी चेक कर लिया करिए कि मतलब कि ऑप्शन में ये दिया है या ये दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 हमारा, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल जो है वह 36 है। मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद जो है वह 3 हो तो दूसरा बाह्य पद होगा। अब देखिए 3 पद मान लेते हैं, a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d हैं। तो प्रश्न में आपसे बोल क्या रहा है कि 4 समानुपाती पद ये हैं और मध्य पदों का जो गुणा है यानी कि b इंटू सी जो है, b इंटू सी जो है वह बराबर है किसके, 36 के। और फिर क्या बोल रहा है कि एक बाह्य पद मान लेते हैं a, आपका a या d कुछ भी ले सकते हैं, उसका मान 3 है, तो दूसरे बाह्य पद यानी कि d का मान आप बताओ। ठीक है, d का मान क्या होगा ये आप बताओ। अब देखिए आपको पता है कि समानुपात में जो मध्य पदों का गुणा होता है वह बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है, यानी कि a इंटू डी बराबर होता है b इंटू सी। ये फॉर्मूला होता है, ये नियम होता है समानुपात का कि जो बाह्य पदों का गुणा है वह बराबर होगा मध्य पदों का गुणा, या कह सकते हैं कि मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों की गुणा के बराबर होता है, वाइस वर्सा। अब यहाँ पे मान रखिए, आप देखिए a का मान 3 है, 3 गुणे d का मान हमको नहीं पता, b इंटू सी हमको पता है 36, तो b इंटू सी 36 रख दीजिए और d बराबर हो जाएगा 36 बटे 3, 3 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा और d का मान कितना आ गया, 12। ठीक है, तो दूसरा पद जो हो जाएगा वह 12 मान आ जाएगा। देखिए ऑप्शन सा में दिया गया है, ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो संख्या 15, 3 बटे 4 के घाते 2 गुणे 3 बटे 4 के घाते 10 भागा 3 बटे 4 के घाते 8 का मान होगा। अगर आपने घात का नियम सही से पढ़ा है तो तुरंत देखते ही आप समझ जाओगे। देखिए ये तो भिन्न आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए दे दिया है, नहीं तो अगर आप सिंपली अगर देखो तो देखिए 3 बटे 4 3 बटे 4 3 बटे 4 हर जगह लिखा है। अगर यहीं पे ये लिखा होता आपको a के घाते m गुणे a के घाते n और भागा a के घाते x ऐसे लिखा होता तो आप क्या करते, देखिए ये दोनों घाते समान है, ठीक है, तो ये गुणा होता, घाते जुड़ जाती, m धन n हो जाता, और ये भागा है a के घाते x, तो भाग करते तो ये हो जाता a के घात में m धन n माइनस x, यही लिखा जाता। तो वही यहाँ पे भी होगा। देखिए 3 बटे 4 गुणे 3 बटे 4 के घाते 10। अब चाहे यहाँ भाग आप पहले कर लीजिए चाहे गुणा कर लीजिए, ठीक है, जनरली आप मान लेते हैं भाग ही कर लीजिए पहले। तो ये देखिए 3 बटे 4 के घात में 2 गुणे 3 बटे 4 भागा 3 बटे 4 के घाते 8, तो इसको लिख सकते हैं 3 बटे 4 के घात में 10 माइनस 8, ये लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भाग हो रहा है इससे, ठीक है, तो ये बटे में आएगा 3 बटे 4 के घाते 8। तो अब आपको पता है कि कहीं पे अगर लिखा हो a के घाते m बटे a के घाते n, तो इसको लिखा जा सकता है a के घाते m माइनस n। ठीक है, अगर आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो नीचे वाली जो घात होती है वह घट जाती है। तो यहाँ पे अब ये इतना लिखा जा सकता है। इसके बाद लिख सकते हैं 3 के घाते 3 बटे 4 के घाते, ये देखिए 2 है और यहाँ भी 10 माइनस 8 2 आएगा और बीच में गुणा है
तो 2 धन 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/4 के घाते 4। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो इसको एक बार गुणा कर लीजिए। देखिए 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, ये हो गया 81। और देखिए 4 का गुणा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक को आप करेंगे तो ये आएगा आपका 256, 256। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 256 आ जाएगा हर में और 81 आ जाएगा अंश में, जो कि आपको ऑप्शन बा में देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन बा जो हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये घातांक का प्रश्न था, बहुत ही आसानी से आप कर सकते थे। तो उम्मीद है इस तरीके से देखिए यहाँ पे 15 प्रश्न मैंने आपको करा दिए और अभी तक मैंने एक्सप्लेन करके आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया है। कहीं भी देखिए किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मुझे उम्मीद है पूरी। आपको यह क्लास पसंद आई होगी तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है। कम से कम खास मित्रों में, 5 खास मित्रों में, और जो आपका खास ग्रुप हो वहां पे आप शेयर कर दीजिए। और देखिए इस तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए अभी मैं थोड़ा सा खींचते हुए चल रहा हूं कि सबको चीजें समझ में आ जाए। अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हो कि थोड़ा फास्ट और हम लोग चल सकते हैं तो जरूर चलेंगे। आप देखिए कमेंट करके मुझे बताइए, जैसा भी फीडबैक आप लोग का रहेगा वैसे क्लास को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी को यहां तक प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जिसको भी समझ में आ गया हो वह यस लिख करके कमेंट करेगा, यस लिख करके आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको शेयर कर देना। इससे पहले कि राजन सीरीज अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी तरीके से देखिए सभी विषय के राजन पवन सीरीज आपके सॉल्व करा दिए गए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को आप पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसी तरीके से लगातार हम आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। अगर आप कम समय में हमारे नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बिना कोई डिस्टरबेंस आप नहीं चाहते हैं कि यूट्यूब पे और भी डिस्टरबेंस आपको रहता है, आपको पता है, तो आपको एक पूरा कोर्स मिल जाएगा 3rd सेमेस्टर का। वहां से आप जो है वह तैयारी कर सकते हैं। उसका ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने तैयारी को बिल्कुल फ्लॉलेस एकदम बढ़िया करिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।